square B square A plus B whole square। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया है कि HCF ऑफ 306 और 657 का जो HCF दिया है वो 9 दिया है। LCM 306 और 657 का जो LCM है वो ज्ञात करना है। इसको निकालेंगे कैसे दोस्तों, देख लीजिए। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था जिसको हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। पहले साइड में जो लोग नए हैं, क्योंकि पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि HCF गुना LCM, किसी भी दो नंबर का जो HCF और LCM का गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या क्या दिया है पहले हमको लिखना है। ठीक है, पहले हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या दिया है। यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है? HCF दिया है 306 और 657 का जो HCF है वो 9 दिया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको सिर्फ फॉर्मूला समझाने के लिए लिखा गया है, ये वहाँ लिखना नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि HCF किसका 306 और 657 का गुना LCM 306 और 657 का बराबर क्या होगा? ये दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा 306 गुना 657। तो मेरा तो दिया हुआ है कि ये दोनों का जो HCF है वो कितना दिया है? 9 दिया है। तो हमको LCM किसका 306 और 657 बराबर 306 गुना 657। दोस्तों ये उधर गुना है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। तो LCM किसका 306 और 657 बराबर, ये उधर गुना है तो दायां तरफ जाएगा तो हो जाएगा भागा। 306 गुना 657 बटा 9। देखिए दोस्तों, किसी भी नंबर में अगर बीच में 0 रहे, इसको छोड़ के भी अगर कोई दूसरा संख्या कटता है तो कोशिश कीजिएगा कि इसको नहीं काटने का, क्योंकि जो आपका जो गुना होगा वो आसान हो जाएगा। देखिए इसको काटते हैं, 9 सत्ते 63, 2 बचता है 27 हो जाता है, 9 3 27। तो ये क्या हो जाएगा? 306 गुना 73। चलिए दोस्तों इधर थोड़ा देख लेते हैं। 306 और 73 का गुना ये हो जाएगा 18, 918 और ये हो जाएगा 42 और 21। तो ये गुना आ जाएगा 8 3, ये आ जाएगा 22,338 आ जाएगा। ये आएगा 22,338। यही आपका उत्तर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर में n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यह क्वेश्चन दिया है आपका कि हमको जांच करना है कि कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का जो घात में जो n है वो कभी भी लास्ट में 0 आएगा, मतलब इकाई अंक कभी भी क्या 0 आ सकता है, 0 से समाप्त हो सकता है। तो यहाँ दोस्तों थोड़ा एक चीज़ समझ लीजिए, किसी भी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों अगर मौजूद हो तभी वो आता है 10, मतलब लास्ट में आता है 0। समाप्ति अंक जो आता है, अंक जो जिससे समाप्त होता है वो 0 आता है, अगर ये दोनों अभाज्य गुणनखंड दोनों में मौजूद रहे तो। इसलिए इसको हम लोग अगर लैंग्वेज का फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए। यहाँ लिखेंगे दिया गया संख्या। क्या संख्या दिया है दोस्तों? 6 का घात में n। ठीक है,
तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 उसका पावर में दिया है n। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि किसी भी संख्या को अंक 0 से समाप्त होने के लिए 2 और 5 दोनों अभाज्य गुणनखंड के रूप में चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर लिखेंगे चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 और 3 है, अतः है। तो हम लोग नीचे लिखेंगे, अतः 6 का घात में n कभी भी अंक 0 से समाप्त नहीं हो सकती है। इसका मतलब दोस्तों समझ लीजिए, इसमें लिखा क्या गया है कि चूंकि किसी भी संख्या को 0 से समाप्त होने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों अभाज्य गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। लेकिन हमारा 6 के लिए क्या है, 2 और 3। पावर में n बढ़ेगा तो कुछ भी हो सकता है, आगे और बढ़ेगा, लेकिन 6 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 3 है। ठीक है, जो 2 और 3 दिया है, इसलिए क्या होगा, ये 0 से कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। यही आपका उत्तर है दोस्तों, ये प्रूव हो गया। अगर किन्हीं को भी ये भाषा के रूप में लिखना पसंद नहीं है, वो उनको चाहिए कि वो संख्या के रूप में लिखे, तो उसका भी तरीका को आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों, और एक तरीका देख लेते हैं। यहाँ हमको देखना है कि 0 से समाप्त होगा कि नहीं, तो इसको भी लिखने का तरीका देख लीजिए। कैसे लिखेंगे, दिया गया संख्या, जो संख्या दिया गया है वो क्या है, 6 का घात में n। तो क्या लिखेंगे, चूंकि n एक प्राकृत संख्या है, अतः n बराबर क्या हो सकता है, प्राकृत संख्या किससे शुरू होता है दोस्तों, 1 से। 1 2 3 अनगिनत तक कहीं भी जा सकती है। तो कैसे करेंगे, अगर n बराबर 1 हो तो 6 टू द पावर n, मतलब 6 का घात में n बराबर 6 का घात में 1 कितना आ जाएगा, 6। अगर n बराबर 2 तो 6 का घात में n बराबर कितना हो जाएगा, 6 का घात में 2 बराबर आ जाएगा 36। यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, अगर n बराबर 3 हो तो 6 का घात में n बराबर 6 का घात में 3, 6 को 3 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 216। तो इसको
हम लोग नीचे थोड़ा बहुत भाषा के रूप में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, देखिए 6 का घात n, ठीक है, यहाँ लिखेंगे संख्या 6 का घात n, लिखेंगे संख्या 6 का घात n किसी प्राकृत संख्या n के लिए हमेशा छः पर समाप्त होगी। ठीक है, तो लिखेंगे अतः संख्या 6 का घात में n कभी 0 से समाप्त नहीं हो सकती है। तो आशा करते हैं दोस्तों देख रहे हैं कि क्या हुआ है कि जितना भी n का अगर हम लोग जितना भी मान लेंगे, देखिए 1 लेंगे तो 6 आएगा, 2 लेंगे तो 36 आएगा, 3 लेंगे तो 216 आएगा। देखिए अब कितनों भी मान लीजिए लास्ट में कितना आएगा, 6 ही आएगा। इसलिए लिखा गया है कि संख्या 6 का घात में n किसी प्राकृत संख्या n के लिए हमेशा 6 पर समाप्त होगी, अतः संख्या 6 का घात में n कभी 0 से समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 7 भाज्य संख्या क्यों है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। भाज्य संख्या वो है जो एक से और वो वाला खुद नंबर छोड़ के जो किसी से भी विभाजित होता हो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग का 4 हुआ, 6 हुआ, ये एक और खुद को छोड़ के दूसरा किसी नंबर से विभाजित जाता है, इसलिए उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। विभाज्य संख्या किसको बोलता है, जो एक से और खुद से विभाजित जाता हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसको देख लीजिए पहली संख्या के लिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, संख्या क्या दिया है, संख्या दिया है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। देखिए ये दोनों में, देखिए ये गुना का रूप में है और ये जोड़ है बीच में, फिर 13 है, तो दोनों में 13 देखिए उभयनिष्ठ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 13 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लेंगे, तो 7 गुना 11 ये जोड़ के जगह जोड़ और 13 बाहर निकल गया इसलिए बचा 1। तो क्या होगा 13, 7 गुना क्या होता है 77 जोड़ 1, तो कितना हो जाएगा 13 गुना 78। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अतः संख्या 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 का 13 और 78 गुणनखंड के रूप में है, अतः संख्या 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्या है। ठीक है, अब आते हैं उसका दूसरा वाला में।
दूसरा संख्या जो दिया है, यहाँ लिख देते हैं पहली संख्या जो दिया है। अब यहाँ दिया है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या क्या दिया है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। देखिए इस संख्या में भी 5 उभयनिष्ठ है, इसलिए 5 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो बचा क्या, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 जोड़ ये 5 बाहर निकाल लिए, इसलिए 1। ये 1 को इसलिए नहीं लिख रहे, किसी भी संख्या का 1 के साथ गुना 1 वही वाला संख्या आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसको अगर गुना करेंगे हम लोग तो हम लोग का आ जाएगा, देखिए ये होता है, देखिए 4 3 12 12 तो 24, ठीक है, 24 और 7 6 42। तो इसको गुना कर लेते हैं, 24 और 42 8 हो गया, 4 16 का 4 9, तो 8 10 का 0, 1008 आ जाएगा। 1008 प्लस 1 1009, तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 1009। अच्छा, जिसको समझ में नहीं भी आ सकता इसलिए 1008 प्लस 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुना 1009। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए कैसे लिख सकते हैं। चूंकि संख्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 का गुणनखंड 5 और 1009 है, अतः 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, दोनों में अलग अलग टाइप का हम भाषा लिखें, इसलिए लिखें जिसमें आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए दोस्तों, आते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। 7 नंबर प्रश्न है, किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक मैदान है, ठीक है, जिसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। यहीं से शुरू करता है राजू और सोनिया। एक राजू इधर जाता है, सोनिया मान लीजिए इधर जाता है, तो कितने समय बाद ये दोनों मिलेंगे। मतलब एक बार तो पहले वे मिले, फिर दूसरा बार मतलब वो कब मिलेंगे वही पूछ रहा है। तो ये हमको क्या बोला है, कम से कम कितना समय बाद बोला है। तो जब भी बोलेगा कि कम से कम, तो हम लोग को निकालना है लॉसो। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे सोनिया द्वारा लिया गया समय बराबर कितना है इसका, 18 मिनट। कितना दिया दोस्तों, 18 मिनट। लिखेंगे रवि द्वारा लिया
गया समय, ये कितना दिया है दोस्तों? 12 मिनट। अब ये दोनों का हमको निकालना है लॉसो। तो देखिए यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं। 18 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे 9, फिर 3 3, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 18 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 3, कितना बार है? 2 बार है, इसलिए 3 का घात में 2। फिर 12 का निकाल लेते हैं यहीं पर, 2 से भाग करेंगे 6, फिर 2 से भाग करेंगे 3, तो क्या लिखेंगे? 12 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ दोस्तों 2 कितना बार है? 2 बार, और 3 कितना बार है? 1 बार। तो हमको क्या निकालना है? ये दोनों का लॉस। तो क्या लिखेंगे? एलसीएम 18 और 12। मैंने क्या कहा था कि दोनों एलसीएम में जो जो अंक है उसका सबसे बड़ा वाला घात लेना। ये दोनों में क्या क्या अंक है? 2 और 3 ही है। 2 का बड़ा घात 2 और 3 का भी बड़ा घात 2। तो 2 को 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 4, और 3 को 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 9। तो ये होगा 36। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? पुनः वे दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे कि आपको जो नया जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।